फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th केमिस्ट्री के आपकी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण नियम हैं, जो भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं, यानी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और हर साल आने के चांसेस 100% होते हैं और इस बार भी इसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए वीडियो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग भी क्लास 12th केमिस्ट्री का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिसमें आपके हमारे जो चैप्टर शामिल हैं वो पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें वर्ग 17, 15, 16, 17, 18 है। डी और एफ ब्लॉक शामिल है के तत्व शामिल हैं। उपसा संयोजन यौगिक शामिल हैं। हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन शामिल है। एल्कोहल, फिनाल और ईथर, यानी कि चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 11 तक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं वो सभी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण हम लोग IUPAC नाम भी देखेंगे, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी कि ये वीडियो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम देने के लिए टाइम नहीं बचा है। तो ऐसे में आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोगों ने स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। वर्ग 15 के तत्वों को, जो वर्ग 15 है उसके जो तत्व हैं के जो तत्व हैं उनके अंदर जो हाइड्राइड आते हैं, जैसे BiH3 सबसे प्रबल अपचायक है क्यों। यानी कि जो वर्ग 15 में हाइड्राइडों में जो BiH3 जो है वो सबसे प्रबल अपचायक क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए BiH3 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक क्यों है, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, वर्ग 15 के तत्वों के जो हाइड्राइड हैं उनमें BiH3 प्रबल अपचायक होने के कारण यह है। यानी कि उसमें कारण जो है, उसका क्या कारण है वो यह है, लिखा हुआ है कि इस वर्ग में हाइड्राइडों में जो इस वर्ग के हाइड्राइड हैं उसका Bi सिंगल बॉन्ड Bi के साथ क्या सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ता है। आबंध की जो लंबाई होती है वो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, जिससे के कारण BiH3 कम स्थायी होता है और सबसे प्रबल अपचायक होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर अगर बाइंड जो है, इसकी अगर कोई भी बाइंड है, दूरी उसकी लंबी है तो आप उसे आसानी से तोड़ सकते हैं, वो आसानी से टूट जाएगा। यानी कि उसी के बारे में लिखा है कम स्थायी होता है। अगर कम स्थायी है तो जल्दी यानी कि डिजोल्व हो जाता होगा, और इसीलिए BiH3 जो है वर्ग 15 के हाइड्राइडों की तुलना में सबसे अधिक प्रबल अपचायक है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है। हीलियम को गोताखोर, जो गोताखोरी होते हैं, गोताखोरी के उपकरण में उपयोग क्यों किया जाता है। जो हीलियम गैस है उसमें जो गोताखोर होते हैं वो उपकरण जो लेके जाते हैं, यानी कि गोताखोरी उपकरण में हीलियम का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, जो हीलियम गैस होती है वो सबसे हल्की गैस है, यानी कि वायुयानों के टायरों में भरी होती है, गुब्बारों में भरी जाती है। एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देखिए, आधुनिक गोताखोरों के उपकरण में हीलियम ऑक्सीजन जो है इसमें तुलना की गई है। देखिए, आधुनिक जो इस समय के गोताखोर हैं, आधुनिक गोताखोर जो थे, गोताखोरों के उपकरणों में हीलियम ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में, जो तनुकारी के रूप में आती थी, हीलियम जो थी वो ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में आती थी, क्योंकि रुधिर में इसकी विलेयता बहुत कम है। समझिए, हीलियम जो थी ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में आती थी, ना कि ऑक्सीजन हीलियम के तनुकारी के रूप में आती थी। इस बात को आपको अच्छे से समझना। देखिए, फिर आप समझिए, आधुनिक गोताखोर जो थे के उपकरण में क्या होता था, हीलियम ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में प्रयोग में आती थी, और क्योंकि जो रुधिर होता है इसमें इसकी विलेयता क्या होती, बहुत कम होती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्वेश्चन है कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन इतनी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हैलोजन जो होते हैं वो रंगीन क्यों होते हैं।
समझिएगा, हाइड्रोजन रंगीन होते हैं क्योंकि समझिएगा, हाइड्रोजन रंगीन होते हैं क्योंकि दृश्य प्रक्षेत्र में जो दृश्य प्रक्षेत्र की जो विकिरणों का अवशोषण होता है, जो दृश्य प्रक्षेत्र में जो विकिरण होते हैं उनका क्या करते हैं, अवशोषण होता है, तथा बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर ऊर्जा यानी कि जो उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें चले जाते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। फिर समझिएगा, हाइड्रोजन रंगीन होते हैं क्योंकि जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रक्षेप में विकिरणों का अब शोषण होता है, अब शोषण हो जाता है, तथा जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वो उत्तेजित होकर अपनी कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा के या उच्च ऊर्जा कक्षा में या ऊंची कक्षा में या उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन रंगीन होते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चौथा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है क्यों? जो संक्रमण यौगिक होते हैं उनमें जटिल यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे अधिक क्यों होती है? देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों को हम किस ब्लॉक के तत्व कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। सबसे पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए, किस ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं? तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। जो संक्रमण यौगिक होते हैं उनमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। क्योंकि होती है क्योंकि धातु आयन होते हैं उनका छोटा आकार होता है। धातु आयनों का छोटा आकार भी इसका एक कारण है। किसका कारण है? कि संक्रमण यौगिक जटिल यौगिक बनाने का कारण क्या है? जो संक्रमण तत्व हैं उनका जटिल यौगिक बनाने का कारण यह है कि धातु आयनों का आकार कैसा होता है स्टूडेंट? छोटा होता है। अगर दूसरी बात करें, धातु आयनों की उच्च नाभिकीय आवेश होता है। जो धातु आयनों होते हैं उनका क्या होता है? उच्च नाभिकीय आवेश होता है। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लिगेंड क्या है तथा आवेश के आधार पर इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? उदाहरण भी लिखना है, किस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी कि समझिए कि लिगेंड क्या है और आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है, और इनके आपको उदाहरण के साथ इसकी परिभाषा भी आपको देना है। सबसे पहले हम देखते हैं लिगेंड क्या होते हैं। समझिएगा, लिगेंड क्या होते हैं। देखिए, लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड किसी संकर यौगिक में उपस्थित वह स्पीसीज, कोई संकर यौगिक है उसमें उपस्थित वह स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाती है। समझिए, कोई लिगेंड है संकर यौगिक में उपस्थित वह स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़ी होती है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, आपको समझाएं कि आपने एक कंपाउंड पढ़ा होगा K4 बड़ा ब्रैकेट लगा होता है FeCN6 के बारे में। K4 FeCN6 के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हमें बताना है कि लिगेंड कौन सा होता है। तो देखिए, जो केंद्रीय धातु परमाणु इसमें क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, जिससे क्या होता है कि Cn जो है लिगेंड जुड़ा है। लिगेंड क्या जुड़ा है इसमें? Cn जुड़ा है। केंद्रीय धातु परमाणु तो Fe है, धातु है, और उसके साथ में जो लिगेंड के रूप में जुड़ा है वो कौन? Cn जुड़ा है। तो समझिए, किसी संकर यौगिक में, कोई संकर यौगिक में उपस्थित वह स्पीसीज जो धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़ी होती है उसे लिगेंड कहते हैं। यानी कि जो इसमें Cn है वो है क्या? हमारा लिगेंड होता है। अब हमें बताना है कि आवेश के आधार पर लिगेंड को किस प्रकार वर्गीकरण किया गया। तो समझिएगा, आवेश के आधार पर जो लिगेंड थे उनको निम्नलिखित 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आवेश के आधार पर लिगेंड जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। हम उन 3 प्रकार को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा है धनात्मक लिगेंड, फिर होता है ऋणात्मक लिगेंड, फिर होता है उदासीन लिगेंड। ठीक है, धनात्मक लिगेंड क्या होते हैं? जिन पर जो होता है धनावेश उपस्थित होता है, धनात्मक लिगेंड हमारे कहलाते हैं। क्या होता है? जिन पर कैसा आवेश उपस्थित होता है स्टूडेंट? धनावेश होता है, उन्हें हम धनात्मक लिगेंड कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें NH4 NO पॉजिटिव, NH4 भी पॉजिटिव होता है, NO4 भी पॉजिटिव, NO पॉजिटिव होता है। तो जो जिन पर धनावेश उपस्थित होता है, जैसे कि इन पर धनावेश उपस्थित है तो ये कैसे लिगेंड है? धनात्मक लिगेंड है। अगर हम ऋणात्मक लिगेंड की बात करें, या इन्हें हम ऋणावेशित या ऋणात्मक लिगेंड कह सकते हैं, वह लिगेंड जिस पर ऋणावेश उपस्थित होता है, ऋणात्मक लिगेंड, जैसे कि NO2 माइनस और Cl माइनस। यहाँ पर आप Br माइनस,
I माइनस भी कर सकते हैं, बहुत से होते हैं ऋणात्मक लिगेंड, लगभग हमने आपको 2 बता दिए। और अब हम बात करते हैं उदासीन लिगेंड की। उदासीन लिगेंड क्या होते हैं? वह लिगेंड जिस पर कोई आवेश यानी कि धनावेश या ऋणावेश, या ना तो उस पर ऋणावेश होगा ना तो धनावेश होता है, यानी कि कोई भी आवेश नहीं उपस्थित होता है, उसे हम कैसा लिगेंड कहते हैं? उदासीन लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। अगर हम बात करें कि उदासीन लिगेंड के उदाहरण की, तो उदासीन लिगेंड में उदाहरण में कौन आएगा? जैसे कि आपने NH3 अमोनिया पढ़ा होगा, N3H हाइड्राजोइक एसिड के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो उदासीन लिगेंड होते हैं। आई होप लिगेंड के बारे में आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? देखिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया कि IUPAC नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर हमने IUPAC और उनका नाम लिख के रखा है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर IUPAC नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने एक बारीकी से आप लोगों को समझाया है कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, परिभाषाएँ दे रहा हूँ, आप बस स्क्रीनशॉट मारते जाइए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है, जैसा कि पहला मैं दिया गया है K4FeCN6, इसी को हमने अभी लिगेंड के बारे में इसी पर बात की थी। तो इसका अगर हम IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी बड़ा ब्रैकेट के बाहर दिया होगा इस तरीके से उसे हम सबसे पहले उसका ही नामकरण कर लेते हैं। जैसे कि K का मतलब होता है पोटेशियम। देखिए C कितने बार दिया गया? C दिया गया है 6 बार। CN कितनी बार दिया? कि 6 बार। तो हेक्सा हो गया, हेक्सा। और CN के लिए लगाते हैं हम साइनो, तो साइनो हो गया। Fe दिया गया तो फेरेट सेकेंड, यानी कि पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। देखिए अगर हम यहाँ बात करें CN को क्या लिखते हैं, इसके लिए आपको वो वीडियो जाकर देखना होगा। वहाँ पर आपको ये चीज़ के बारे में हमने यौगिक भी आपको लिखवाए हैं, अच्छे तरीके से समझाया भी है कि CN कैसे लिखते हैं। इसको ऑक्जिलेटो कहते हैं, इसको नाइट्रो कहते हैं, इसको CN खाइनो कहते हैं। इस तरीके के बारे में हमने आपको बताया है। अगर आप अभी आपके पास टाइम नहीं है तो बस आप इतना पढ़ लीजिए, इसी से आपको फंस जाएगा। 100% चांस है कि आपको इसी से फंस जाएगा। देखिए अगर हम दूसरे की बात करें K3CR C2O4 का होल थ्राइस बड़ा ब्रैकेट। देखिए तो हमने पहले आपको बताया कि जो भी बाहर है उसे हम सबसे पहले पोटेशियम, तो कितनी बार है? C2O4 कितनी बार है? 3 बार। तो 3 के लिए हम लगाएंगे ट्राई। ठीक है, 3 के लिए ट्राई लगाया। C2O4 के लिए ऑक्जिलेटो लगाते हैं, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो। Cr के लिए क्रोमेटाइड, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेटाइड। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे समझ लेना है। दूसरा है बड़ा ब्रैकेट हमारा शुरू है NiNH3 का होल 6, बड़ा ब्रैकेट बंद है Cl2। तो इसमें सबसे पहले हम इधर से नामकरण करेंगे। कितनी बार दिया गया है NH3? तो 6 बार। तो हेक्सा एमीन, NH3 के लिए लगाते हैं एमीन, हेक्सा एमीन निकिल, Ni के लिए निकिल सेकेंड क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड की बैलेंसी इसके साथ जब हम करेंगे तो हमारे पास 2 आएगी। तो हेक्सा एमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड। ठीक है, चौथा में दिया गया Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, एक Fe के लिए हमें आयरन, देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? आयरन। और कितना है? थर्ड आयरन थर्ड। और हेक्सा साइनो फेरेट जो है इसके साथ में आएगा, सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से आपको इनके IUPAC नाम लिखने हैं। अगर हमसे कभी कभी हमें नाम दे देता है, हिंदी दे देता है, हमसे IUPAC नाम पूछा, देखिए इसमें लिखा है हेक्सा एमीन कोबाल्टेट थर्ड क्लोराइड। देखिए इसमें कोई शब्द पहले तो दिया नहीं, यानी कि हेक्सा एमीन, यानी कि हमें एक चीज़ क्लियर है, हेक्सा मतलब 6, एमीन मतलब NH3, यानी कि हमें NH3 का होल 6 करना है। और हमसे कह रहा है कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यानी कि हमें समझ में आ गया कोबाल्ट है, उधर Cl3 है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। हमने इसका नाम लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि अगर बड़ा ब्रैकेट के इसके अगर कुछ पहले होता तो इस तरीके से पोटेशियम या आयरन के बारे में आपसे पहले ही कह देता। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा इसका नाम हो जाएगा CONH3 का होल 6 Cl2 Cl3। ठीक है स्टूडेंट। और हमारा इसका दूसरा दिया गया है पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन सेकेंड थर्ड। देखिए पोटेशियम इसने पहले कह दिया तो हमें लिखना है बड़ा ब्रैकेट के पहले। पोटेशियम हो गया, हेक्सा साइनो मतलब CN का होल 6 हो गया।
आयरन थर्ड, यानी कि K3 है तो Fe यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। तो आई होप ये IPSC आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हैलो एल्केन के बनाने की दो सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि हमको हैलो एल्केन बनाने की, जो हैलो एल्केन है उनको बनाने के लिए हमें दो सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण लिखना है तथा इसकी निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया भी करना है। यानी कि जो हम उनके बनाने की अभिक्रिया लिखेंगे उनके के साथ हमें जो दो अभिक्रियाएं दी गई हैं उनकी हमें इनके साथ अभिक्रिया भी कराना है। यानी कि एल्कोहल KOH, एल्कोहल ही लेना है KOH, और AgCN, ठीक है, इसके साथ हमें इसकी क्रिया करानी है। तो सबसे पहले हम हैलो एल्केन को बनाने की विधियां हेडिंग डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको रेड पेन लेकर भी नहीं जाना है। अगर आप बाई चांस धोखे से लेकर पहुंच जाते हैं एग्जाम सेंटर हॉल के अंदर तो वहां पर आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे हैलो एल्केनों के बनाने की विधियाँ। ठीक है, अब हमें बात कर रहा है दो विधियों से, दो सामान्य विधियों का हमें बना के बताना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एल्कोहल से। किससे स्टूडेंट बनाएंगे? एल्कोहल से। हमें हेडिंग डालेंगे कि एल्कोहल से हम बनाएंगे। तो हम लिखेंगे एल्कोहलों की क्रिया। देखिए एल्कोहलों से हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में अगर हम लिख देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं लिखते हैं, खाली रिएक्शन भी दे देते हैं, तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं, लेकिन फिर आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आप अच्छे तरीके से हेडिंग बाई हेडिंग लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि हमने लिखा है कि हैलो एल्कोहलों की क्रिया, जो एल्कोहल होते हैं उनकी हम क्रिया क्या करें, PCl3, PCl5 या निर्जल ZnCl2 या थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2 के साथ कराने पर एल्कोहल का OH जो समूह होता है वो Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और हैलो एल्केन बनते हैं। इनकी हम रिएक्शन देखते हैं। देखिए हम इनकी रिएक्शन देखेंगे, साधारण रिएक्शन। देखिए R, ये तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र हो गया। इसकी हम क्रिया किससे कराएं? PCl3 से पहले करा देते हैं। जब हम इसकी क्रिया PCl3 के कराएंगे तो इसका जो R है वो Cl के साथ में आ जाएगा, तो हो जाएगा RCl। अब R की जगह पर हम CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, RCl3 हो गया, RCl हो गया। अब देखिए जब RCl हो गया तो इसका जो OH बचा और इधर P बचा, तो क्या करेंगे, जो P P जो है वो O और Cl3 के रूप में अलग आ जाएगी, तो ये हो जाएगा POCl3 और हमारे पास क्या निकलेगा? देखिए यहाँ पर आपको लिखना है PCl5 लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, PCl5 से हम सबसे पहले कराएंगे। PCl5 से कराएंगे तो POCl3 प्लस हमें निकाल देना है HCl। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस कर लेना है। अगर आप PCl3 लिखते हैं तब भी रिएक्शन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको POCl3 RCl। अब हम क्या करते हैं, इनको इस तरीके से, आपको अगर हम R की जगह पर CH3 रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पर तो PCl5 ही रहेगा, इंटू चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3 प्लस हमारा HCl, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बात करें PCl3 से, नहीं सॉरी, अब आप देख लीजिए HCl से हम करा देते हैं। HCl से आप करा सकते हैं, ZnCl से करा सकते हैं। आप सबसे जो आपको टिप लग रही होगी वो हम करा देते हैं, OH प्लस SOCl2 के साथ जब थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो R जो है वो SOCl के साथ में आ जाएगा, RCl हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए SO2 जो है वो अलग निकल जाएगा, एक OA वाला एक OA वाला, SO2 अलग निकल गया। अब बचा क्या, एक हाइड्रोजन बचा और एक Cl बचा, इसको हम HCl के रूप में निकाल देंगे। अगर हम इसके साथ देखते हैं कि H3 लिखते हैं, R की इक्वल टू R की जगह पर हम ले लेते हैं CH3, तो हो जाएगा CH3OH SO2Cl2, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है, SO2Cl2। R की जगह पर हम क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस SO2 प्लस HCl, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये हमने दो विधियों के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हम किससे बनाएंगे, एल्कीन से बनाएंगे। किसको, हैलो एल्केन को। एल्कीन से किसको बनाएंगे, एल्केन को। देखिए एल्कीन्स की क्रिया जब हम हैलोजन अम्लों से, जो हैलोजन हैं उनके क्या किससे करा देते हैं, अम्लों से।
हैलोजन के अम्लों से एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्लों से कराने पर भी हैलो एल्केन निर्मित होते हैं। अगर कोई एल्कीन है उसकी क्रिया हैलोजन अम्लों से करा देते हैं तब भी हमें क्या हैलो एल्केन का निर्माण कर लेते हैं। असममित एल्केनों की उपस्थिति में योग मार्कोनी-काफ नियमानुसार होता है। इसमें जो योग होता है वो किसके अनुसार होता है, जो मार्कोनी-काफ का एक नियम था उसके अनुसार होता है। तो सबसे पहले हम कोई एक एल्कीन लिख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया हम RX कोई भी H मतलब क्या है HX, H कोई हाइड्राइड एसिड है तो यहाँ पर H3 कुछ भी हम ले सकते हैं। X का मतलब है कोई भी एक आप हाइड्रोजन ले सकते हैं और H की जगह पर H रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें किस प्रकार रिएक्शन होगी। देखिए तो H जो है वो CH3 के रूप में बन जाएगा प्लस CH2 बन जाएगा हमारा, और जो X है वो इधर इस अभिक्रिया में आकर लग जाएगा। ठीक है, जब इधर अभिक्रिया में आके लग जाएगा तो इसमें एक योगात्मक अभिक्रिया होगी। योगात्मक अभिक्रिया की अगर हम उदाहरण की इसमें और बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखिए इसको हमने देख लिया, इसकी जगह पर हम Cl तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और जहाँ पर X है वहाँ पर हम Cl लिख देंगे। देखिएगा इसको इसके अंदर देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। HCl जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इस तरीके से इसका कंपाउंड आ जाएगा। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो क्या होगा, मेथ एथिल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका सामान्य सूत्र था, ACl था। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेना है। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण की। अब हम सबसे पहले क्रिया इसकी करा देते हैं किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। देखिए जब एल्कोहलिक KOH के साथ जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारे पास बनेगा CH3CH2X। देखिए एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया किसके साथ कराएंगे, इस वाला जो हमने कंपाउंड बनाया था, यानी कि अगर हम इसमें मान रख देते हैं तो इसकी जगह पर हम क्या रखते थे, Cl रखते थे। अगर हम इसकी जगह पर Cl रख दें तो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। KOH के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड में टूट जाएगा और KX निकल जाएगा और H2O। अगर हम यहाँ पर Cl रखते हैं तो यहाँ पर X की जगह पर क्या हो जाएगा, KCl। तो क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, KCl निकल जाएगा। आई होप ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एक रासायनिक गुण जिसके बारे में बात कर रहा था, AgCN के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट जब हम इसकी AgCN के साथ क्रिया कराएंगे तो RX लिखेंगे। X की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, R की जगह पर हम कुछ भी, यानी कि R की जगह पर हम अगर CH3 लिखते हैं और X की जगह पर हम I लिखते हैं। जब हम इसकी क्रिया AgCN से कराएंगे, AgCN के साथ कराते हैं तो हमारे पास RNC बनता है और AgX। तो RNC की जगह पर आप देखिए जब हम इसकी क्रिया कराएंगे, आप इसमें मान रख के समझ लीजिए, जब हम इसकी क्रिया करा देंगे तो हमारे पास R की जगह पर हमने क्या रखा था, CH3, NC तो NC ही रहेगा, आइसो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं AgX लिखा है तो Ag यहाँ पर क्या हो जाएगा, AgI सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड NC मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये हमारा निकल गया, इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड, और जब हमने मान रख दिया तो हो गया मेथिल आइसोसाइनाइड। अगर इसकी जगह पर हम C2H5 लिख देते हैं तो ये हो जाता है एथिल आइसोसाइनाइड। आई होप ये तरीके आपको हैलो एल्केन बनाने की विधियाँ, दो रासायनिक गुण आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप इसको नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना और इसको तैयार भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एल्कोहलों जो एल्कोहल होते हैं उनके क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, समझाइए क्यों। यानी कि आपके जो एल्कोहल होते हैं उन्हीं का क्वथनांक जो होता है सामान्य अणुभार वाले जो ईथर होते हैं उनकी तुलना में उच्च होते हैं, क्यों, आप उसको समझाइएगा। तो देखिएगा उनके तुलना में उच्च क्यों होते हैं। जो एथेनॉल यानी कि एथेनॉल के अणुओं में जो एथेनॉल यानी कि एथेनॉल की अगर हम बात करें, एथेनॉल IUPAC नाम है इसका, अगर वैसे लिखें C2H5OH हो जाएगा। मेथेट एथेनॉल OH समूह लिखा है तो OH। इसका अगर हम सूत्र की बात करें एथेनॉल का तो A होगा। एथेनॉल जो होता है उसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। जो हाइड्रोजन बंध क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके जो एथेनॉल होते हैं उनके अणु जो होते हैं उनके मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, लेकिन हाइड्रोजन बंध के कारण ही एथेनॉल के अणु विशाल अणु का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जो हाइड्रोजन बंध होता है उसी के कारण जो एथेनॉल के अणु होते हैं वो जो एक विशाल अणु का स्थान ग्रहण कर लेते हैं या आकार ग्रहण कर लेते हैं, के फलस्वरूप अवस्था परिवर्तन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका क्वथनांक उच्च होता है। अगर हम बात करें ईथरों की तो ईथरों में ऐसा नहीं होता है।
उनमें हाइड्रोजन बांध उपस्थित नहीं होता है, उनके आकार विशाल नहीं होते, उनके जो अणु होते हैं उनका आकार विशाल नहीं होता है, यानी कि लगभग छोटा होता है इनकी तुलना में। इसीलिए जो एल्कोहल होते हैं इनका क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूमीन से हमें बनाना है फिनॉल। ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ लेना है। क्यूमीन से हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण देना है। हमें क्यूमीन से फिनॉल बनाना है और इस अभिक्रिया का समीकरण देना है। देखिए क्यूमीन का ये फार्मूला होता है, इसका जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, इसके जो O2 जो था वो ये डबल ऑक्सीजन के रूप में इधर आ गया, फिर हमने इसका हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया किया तो हमारा फिनॉल बन गया और एसीटोन हमारा निकल गया। इस रिएक्शन को हमने एक महत्वपूर्ण रिएक्शनों के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझाया है। वहां पर जाकर अगर आपको यहां समझ में नहीं आता है तो वहां पर जाकर आप अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, इन रिएक्शंस को हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से एनिलीन। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमें फिनॉल से क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है, तो फिनॉल का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, इस तरीके से होता है, रिंग के अंदर बेंजीन की रिंग बनाएंगे, बीच में घेरा, टॉप पर OH लगा होता है, ये तो फिनॉल का फार्मूला होता है। हमें बनाना क्या है, एनिलीन। तो इसकी क्या करें, NH3 के साथ क्रिया करा दें। NH3 से हमें NH2 समूह मिल जाएगा। इसकी क्रिया होती क्या है, निर्जल जो होता है ZnCl2 की उपस्थिति में तो होता है और 300 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। ठीक है, ZnCl2 की उपस्थिति में होता है और ZnCl2 कैसा होना चाहिए, निर्जल होना चाहिए। ये उपस्थित बहुत मायने रखती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो हमारी डायरेक्ट एनिलीन बन जाती है। एनिलीन का फार्मूला होता है, टॉप पर क्या लगा होता है, NH2 लगा होता है और इधर एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ का बचा, एक ये वाला और एक वो हाइड्रोजन जल के रूप में निकल गया, इसी का नाम है एनिलीन। एनिलीन, ये हमारी एनिलीन बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हम दूसरी रिएक्शन क्या है, फिनॉल से हमें बनाना है बेंजीन। अब हमें फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करना है कि हमें फिनॉल से बेंजीन कैसे मिलेगी। देखिए फिनॉल का आपको फार्मूला अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है, वही सेम फार्मूला। फिनॉल से बनाना है बेंजीन, टॉप पर OH लगा देना है। बेंजीन बनाने के लिए हम क्या करें, इसका क्या करें, जेडियन का चूर्ण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, चूर्ण के साथ जेडियन का चूर्ण ले लेंगे और इसकी हम क्रिया करा देंगे और हमें बना लेंगे क्या, बेंजीन। ये हमारी बेंजीन की रिंग बन गई। जेडियन का हमने चूर्ण ले लिया, यानी कि जिंक के चूर्ण के साथ हम जो क्रिया करा देते हैं फिनॉल की, तो हमारे पास बेंजीन बन जाती है। क्या है, बेंजीन है। अब हमें जेडियन जो था इस ये निकल जाएगा जेडियन, और O जो था, देखिए जेडियन O हमारे पास निकल जाएगा। इसका हाइड्रोजन जो था यहाँ का बाइंड रिफ्लेक्स हुआ, वहाँ जाकर लग गया, यानी कि यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, ये रिएक्शन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। देखिए तीसरी रिएक्शन स्टूडेंट हमारे पास है कि फिनॉल से हमें बनाना है टॉलुइन। फिनॉल से क्या बनाना है, टॉलुइन। तो देखिए फिनॉल से टॉलुइन बनाने के लिए आपको तो एक पिछली नंबर 2 वाली रिएक्शन रखनी पड़ेगी। कौन सी, फिनॉल से बेंजीन। पहले तो हम वो रिएक्शन करा लेते हैं, फिनॉल से हम बना लेते हैं बेंजीन, फिर हम बेंजीन से बहुत ही आसानी से बना लेंगे टॉलुइन। OH लगा दिया, क्रिया किससे कराई थी, जेडियन, क्या था, चूर्ण था। ठीक है, जेडियन चूर्ण के साथ उपस्थित किसकी थी, हीट किया था इसको, हमारे पास बनी थी क्या, बेंजीन। और निकला क्या था, जेडियन जिंक ऑक्साइड हमारे पास निकल गया था। ठीक है, और हम अब देखिए बेंजीन तो हमें मिल गई, बेंजीन हमें मिल गई। अब हम बेंजीन पर क्या करें, बेंजीन पर CH3Cl मेथिल क्लोराइड की हम क्रिया करा दें। मेथिल क्लोराइड की क्रिया कैसे करानी है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमें क्रिया करानी है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हम क्रिया करा देंगे और हमारे पास फाइनली आ जाएगा क्या, टॉलुइन। यहाँ पर लगा देंगे हम CH3, ये हमारी है क्या, टॉलुइन। ये हमारी बन गई टॉलुइन और हमारे पास क्या निकलेगा, HCl हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, HCl निकल गया। ये हमारी बेंजीन जो देखिए सबसे पहले हमने बनाया फिनॉल की क्रिया, फिनॉल पर हम जेडियन चूर्ण की क्रिया कराई, हमने बना ली बेंजीन पर हमने क्या किया, मेथिल क्लोराइड की क्रिया करा दी। मेथिल क्लोराइड की क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में निर्जल में करा दी, तो हमारे पास टॉलुइन हमें
मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथी रिएक्शन की। देखिए मैं स्टूडेंट फिर कह रहा हूँ, अगर आपको ये रिएक्शन यहाँ पर समझ में नहीं आती है तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर रिएक्शंस का वीडियो अलग अलग हमने बना रखा है, वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। वहाँ पर हमने बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाया है कि ZnCl2 ही क्यों लेते हैं, Zn ही क्यों लेते हैं, इस तरीके से हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि हमको बनाना है एथिल अल्कोहल से एनिलीन। देखिए एथिल अल्कोहल से हमें बनाना है क्या है, एथिलीन, सॉरी एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना है। एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH एथिल अल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए। इस पर हम क्या करें, सांद्र H2SO4 की क्रिया करा दें, सांद्र H2SO4 की। देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसके नीचे सांद्र होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, सांद्र। कि अगर इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर तापमान की भी उपस्थित रहती है, कितना होता है 160 से 170 सेंटीग्रेड। ठीक है, जब 160 से 170 सेंटीग्रेड पर हम जब इसकी क्रिया करा देते हैं तो हमारे पास एथिलीन बन जाती है C2H4 प्लस हमारे पास निकलता क्या है, देखिए C2H4 आप निकाल दीजिए, जो बचा है उसको निकाल दीजिए, क्या निकल जाता है हमारे पास, जल जो है वो निकल जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक समस्या आती है क्या कि SO4 कहाँ गया, SO4 कहाँ गया, इस चीज़ की समस्या आती है ना। तो स्टूडेंट जो आपका H2SO4 है वो अभिक्रिया के अंत में सेम ही निकल जाएगा H2SO4 के रूप में। आप चाहें तो इसको निकाल दें, अन्यथा जरूरत नहीं होती है, आप इस तरीके से ही रिएक्शन को बनाएंगे। ये हमारी है एथिलीन। देखिए H2SO4 जो है वो सेम इसी प्रकार से इधर निकल जाएगा। देखिएगा C2H5, इधर कितने हाइड्रोजन, कितने 6, 5 और 1 6, इधर कितने हाइड्रोजन 4 और 2 6। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस, यानी कि H2SO4 जो है इसके बिना हम रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करता है अभिक्रिया के अंत में ही निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ को आपको ध्यान के रखना है, ये नहीं कि सर ने हमें इसको निकाला नहीं, इसको समझाया नहीं। ठीक है स्टूडेंट, हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिएगा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है आपको। पहली अभिक्रिया दी गई प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, दूसरी अभिक्रिया दी गई फिनॉल का नाइट्रीकरण, तीसरी अभिक्रिया दी गई एनिसॉल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एनिसॉल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए एक बाई एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। पहली रिएक्शन है प्राथमिक एल्कोहल का हाइड्रोजनीकरण। जो प्राथमिक एल्कोहल है उनका हमें क्या करना है, विहाइड्रोजनीकरण करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है C2CH3OH की क्रिया जब हम किसके साथ Cu और इसको 300 सेंटीग्रेड पर जब हम करा देते हैं तो हमारे पास फार्मल्डिहाइड HCHO बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। यही है प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अगर हम इसमें दूसरी रिएक्शन C2H5 की देखते हैं, C2H5OH, इसको Cu उपस्थित में रहेंगे, सेंटीग्रेड उतना ही रखना 300। हमारे पास देखिए जब हमने एक कार्बन लिया तो एक कार्बन की एल्डिहाइड, दो कार्बन लेंगे कि दो कार्बन की एल्डिहाइड, CH3CHO प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। वो गैस मतलब ऊपर को जा रही है। ठीक है, तो ऊपर को सिंबल लगाएंगे। ये तो हो गया प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अगर हमें इसकी परिभाषा लिखनी है, इसमें अगर आपसे थ्योरी कभी कभी पूछ देता तो कैसे लिखेंगे, 300 सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, अपचयी तांबा, जो अपचयी तांबा Cu है पर एल्कोहल प्रवाहित करने पर जो संगत में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और गैस हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमारी क्या होती है, मुक्त हो जाती है, यानी कि उड़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल का नाइट्रीकरण। फिनॉल का नाइट्रीकरण हम कैसे करते हैं, देखिए फिनॉल का नाइट्रीकरण से कारण जब हम करते हैं तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारा बन जाता है। तो देखिए दूसरी रिएक्शन, फिनॉल का जब हम नाइट्रीकरण करेंगे, OH लगाना चाहिए, नाइट्रीकरण का मतलब तनु HNO3 होना चाहिए। तनु HNO3 के काज कराते हैं तो हमारा आर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। यहाँ पर आपको लगाना है OH, यहाँ पर लगाना है NO2। ठीक है, इसका नाम है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। और क्या बनता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। एक रिंग और आपको बनाना है इस तरीके से। स्टूडेंट रिंग अच्छी नहीं बन रही तो आप अच्छी इसको बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, OH और यहाँ पर लगाएंगे NO2, आर्थो नाइट्रो पैरा। ठीक है, इस तरीके से हमें लगाना होता है। इसका नाम लिखेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल, आप इसका नाम लिख लेना पैरा। देखिए यहाँ पर सिर्फ आर्थो की जगह पर आपको क्या कर देना है, पैरा।
पैरा नाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एनी सॉल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यानी कि हमें एनी सॉल के साथ क्या बताना है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझाना है एनी सॉल के साथ। तो देखिए स्टूडेंट तीसरी रिएक्शन क्या करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, एनी सॉल का फॉर्मूला लिखेंगे, एनी सॉल का। इस तरीके से आपको रिंग बनाना है, टॉप पर क्या लगाना है, OCH3 लगाना है। ये तो हो गया एनिसोल का फार्मूला। इस पर हम क्रिया किसकी कराएंगे, एसीटोन एसीटल क्लोराइड की कराएंगे, CH3COCl। और उपस्थित इसमें बहुत मायने रखती है इन रिएक्शंस में स्टूडेंट, निर्जलीय AlCl3 कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, निर्जलीय होना चाहिए। निर्जलीय क्या होना चाहिए, AlCl3। ठीक है, जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पर आपको करना है क्या, टॉप पर लगा देना CH3, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, COCH3 प्लस आपको एक रिएक्शन और लिखना है। इस तरीके से आप बना लेना, आप इसको अच्छा बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। यहाँ पर तो आपको OCH3, यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब की बार में आप क्या करेंगे, इसके नीचे क्या लगाएंगे, COCH3। इस तरीके से आप रिएक्शन बनाएंगे। इसका अगर हम नाम लिखें, इसका नाम होगा 2 मेथाक्सी, ऊपर ग्रुप लगाए, क्या लगाए, मेथाक्सी, 2 मेथाक्सी हो जाएगा इतना। ठीक है, नंबर 2 पे लगाए मेथाक्सी, 2 मेथाक्सी एसीटोफिनॉल, क्या लगाए, एसीटोफिनॉल। देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर 2 पे 2 मेथाक्सी लगाए, एसीटोफिनॉल है। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो इसका नाम आसानी से 4 मेथाक्सी एसीटोफिनॉल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। हम मानते हैं रिएक्शन थोड़ी टफ है, लेकिन स्टूडेंट आपको अगर बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको ये रिएक्शन अच्छे तरीके से समझनी पड़ेंगी। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अब। तो देखिए स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यौगिकों के आपको IUPAC नाम लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। देखिए इनका नाम IUPAC नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम कार्बन की गिनती करेंगे। तो देखिए 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पाँचवा, यानी कि इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन होने के साथ साथ इनमें देखिए ए जो है, ए भी एक मेथिल ग्रुप है, ए भी एक मेथिल ग्रुप है। ठीक है, 2 मेथिल ग्रुप हैं और एक यहाँ पर भी मेथिल ग्रुप लगा है। ये कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप, यानी कि अल्कोहल आल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, देखिए 1 पर लगा है, 2 पर 2,2, 2,2 क्योंकि 2 पर 2 बार लगा है, 2,2। ठीक है, 2,2 हो गया, कामा 4 तो 3 बार हो गया ना, 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्राई, 2,2,4 ट्राई। कौन लगा है, मेथिल, ट्राई, 2,2,4 ट्राई मेथिल, यानी कि इसका हमने काम खत्म कर दिया। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म कर दिया, हमने इतने का काम खत्म कर दिया। अब देखिए कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अब देखिए आल कितने पर लगा है, तो पेंटेन 3 आल हो जाएगा, पेंटेन 3 आल हो जाएगा। तो आल कितने नंबर पर लगा था, 3 नंबर पर, तो 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 आल, पेंटेन 3 आल, यानी कि आल जो था वो तीसरे नंबर पर लगा था। इसका IUPAC नामकरण हम इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे की, हम दूसरा आपको बाद में समझाएंगे। देखिए इसमें कितने, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर इसमें IUPAC में नामकरण के लिए कभी कभी अल्फ़ाबेट का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इधर भी नज़दीक मिल रहा है, इधर भी नज़दीक मिल रहा है, और इधर तो BR होता, इधर CL होता, तो किस तरह से हम नाम नहीं करते, जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, कितने पर क्या लगा है, तो 2 पर क्या लगा है, 2,3, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई क्लोरो, 2,3 डाई क्लोरो, क्योंकि क्लोरो लगा है, मेथेत प्रोब्यूट, तो क्या हो जाएगा, 2,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, 2,4 डाई 2,3 2 पर लगाए और 3 पर लगाए, 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब हम इसका नामकरण करते हैं। इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए इसमें नंबरिंग ऐसे होती है, 1 2 3 4
5 6, ठीक है 6 हो गए। अब हमें देखना है इसमें कहाँ पर क्या लिखा है। देखिए 2,5, 2 और 5 पर क्या लगा है, 2,5 मेथिल। अब देखिए मेथिल हम ऐसे तो लिख नहीं सकते क्योंकि 2 बार लगा है, तो हम लिखेंगे 2,5 डाई मेथिल। क्या लिखेंगे, 2,5, इधर काट दीजिए, यहाँ लिखिए 2,5 डाई मेथिल, 2,5 डाई मेथिल। डाई मेथिल के आगे क्या लिखा है और लगा किस पे, फिनॉल की रिंग है, क्या हो जाएगा, फिनॉल, 2 डाई मेथिल फिनॉल। ये हमारी रिएक्शन थी। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मिलते रहते हैं इस चैनल पर। तो स्टूडेंट हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।